अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नहीं आए ना तुम, अपना वादा नहीं निभाया। वो बदसूरत करी शक्ल वाला आदमी मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैं खामोश खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। जवाब दो, क्यों नहीं आए? उसके लहजे में गुस्सा आ गया। मैं कैसे पूरा करूं ये वादा? बोलो, मैंने अकलाते हुए कहा। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे बेटे को ख़त्म कर दूंगा, वो बदस्तूर गुस्से भरे लहजे में बोला। साथ ही उसके हाथ में मेरे बेटे फवाद की गर्दन आ गई। अब्बू मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार देगा। छोड़ दो मेरे बेटे को। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरी हरकत की वजह से मेरी बीवी भी उठ गई। क्या हुआ जी? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी? वो बोली। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बस सो जाओ, मैंने कहा। तो फिर आप इस तरह घबरा कर क्यों उठ बैठे? वो परेशान होते हुए बोली। क्या बताऊं, सिदरा इस ख्वाब ने मुझे आज फिर जागने पर मजबूर कर दिया है, मैंने अपनी परेशानी बयान करते हुए कहा। ओह तो ये बात है, वो बोली। मैंने आपसे कई बार कहा है कि किसी अच्छे पीर या बुजुर्ग को बताइए, वो हमारी परेशानी का हल ज़रूर देंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं सुबह इंशाल्लाह किसी बुजुर्ग के पास ज़रूर जाऊंगा, मैंने कहा। अच्छा तुम सो जाओ और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। दूसरे दिन मैं दफ्तर गया तो मैंने अपने दोस्त से इस मसले के बारे में बात की, तो उसने मुझे एक बुजुर्ग का पता बताया और साथ में ये तसल्ली भी दी कि इंशाल्लाह वो तुम्हारा मसला ज़रूर हल करेंगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और शाम को दफ्तर से छुट्टी होने के बाद उसके बताए हुए पते पर पहुंच गया। ये एक कच्ची बस्ती थी। पीर साहब का आस्थाना ढूंढने में मुझे ज़्यादा दिक्कत पेश न आई। मैं उनके आस्थाने में दाखिल हुआ तो वहाँ बहुत सी औरतें और मर्द बैठे हुए थे। हर कोई पीर जी को अपनी परेशानियों के मुतालिक बता रहा था। पीर साहब के चेहरे पर काफ़ी नूर था। मैं एक तरफ कोने में बैठ गया। बीती हुई यादों ने मेरे गिर्द घेरा डाल लिया और मैं उन यादों में खो गया। अचानक एक आवाज़ पर मैं चौंका। भाई साहब उठिए, आपको पीर साहब याद कर रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। वो पीर साहब का ख़ास चेला था। मैं उठा और पीर साहब के पास जाकर बैठ गया। बोलो बेटा, क्या काम है? पीर साहब शफकत से मेरी तरफ देखते हुए बोले। पीर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए, मैं भर्राई हुई आवाज़ में बोला। बेटा अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, बाकी अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, वो मुस्कुराते हुए बोले। पीर साहब मुझे ख्वाब ने बहुत परेशान कर रखा है, मैंने अपनी परेशानी बताई। ख्वाब? उनके मुंह से निकला। हाँ पीर साहब, ख्वाब। इतना कहकर मैंने उन्हें अपना ख्वाब सुना दिया। उन्होंने गहरा सांस लिया। इससे तो जाहिर होता है तुम वाकई कोई वादा पूरा नहीं कर सके। जी हाँ, मैं एक वादा पूरा नहीं कर सका और शायद पूरा कर भी ना सकूं, मैं परेशान लहजे में बोला। क्यों नहीं पूरा कर सकते बेटा? वादा पूरा करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। मुझे लगता है इस वादे के पीछे कोई कहानी है, पीर साहब ने खदशा जाहिर किया। जी हाँ, इस वादे के पीछे वाकई ये कहानी है, मैंने बताया। तो फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, बताओ मुझे, पीर साहब ने कहा। तो मैंने बोलना शुरू किया। मैं पहले गांव में रहता था, रोज़गार के सिलसिले में शहर आ गया। यहाँ एक कंपनी में मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। फिर मेरी ज़िंदगी में सिदरा आई। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सिदरा भी मेरे साथ कंपनी में नौकरी करती थी। हम दोनों की शादी हो गई। 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी की हर खुशी से नवाज दिया था। बेटे का नाम हम दोनों ने फवाद रखा। एक दिन मैं घर लौटा तो सिदरा बोली, ये शादी का कार्ड आपके नाम आया है। शादी का कार्ड कहाँ से आया? मैंने सिदरा के हाथ से कार्ड लेते हुए कहा। कार्ड खोलकर मैंने देखा तो खुशी से मेरा चेहरा खिल उठा। ये मेरे बचपन के दोस्त जाहिद का कार्ड था, जिसकी शादी हो रही थी। जाहिद मेरा ख़ास दोस्त था, उसने मेरी बहुत मदद की थी। माँ बाप तो बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। किसका कार्ड है? मुझे सिदरा ने माजी की यादों से खींचा। मेरे दोस्त जाहिद का, उसकी शादी हो रही है, हम सबको मदऊ किया है, मैंने सिदरा को बताया। यह आपका कौन सा दोस्त है? पहले तो कभी आपने जिक्र नहीं किया अपने दोस्त का। सिदरा हैरानगी से बोली, पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया। चलो आज बता देता हूँ। जाहिद मेरे बचपन का लंगोटिया यार है, उसने हर काम में मेरी मदद की है, मैंने बताया। शादी कब है?
सिदरा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, 1 जनवरी को, यानी आज से 5 दिन बाद। मैंने बताया, ठीक है। सिदरा ने कहा, हमें शादी से 1 दिन पहले का बुलावा था। हमने खूब जोशो खरोश से तैयारियां की और शाम की बस से हम गांव पहुंचे। जाहिद के घर का पता मुझे पहले से ही मालूम था, इसलिए हम जल्दी जाहिद के घर पहुंच गए। जाहिद के घर में शादी की तैयारियां पूरे जोशो खरोश से जारी थी। जाहिद बड़ी खुशी से हम दोनों से मिला। जाहिद के माँ बाप ने हमें प्यार और ढेर सारी लंबी उम्र की दुआएं दी। हमारा सामान एक कमरे में रख दिया। जाहिद मुझे बाहर घुमाने ले गया। पुरानी चीज़ों को देखा तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। क्यों भाई, कभी कभार गांव का चक्कर लगा लिया कर, तू तो हमें भूल ही गया। जाहिद शिकायत भरे लहजे में बोला, तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तू ही तो गांव में एक यार है जिसने मेरी हर काम में मदद की है। मैंने जाहिद को गले लगा लिया। वो मुस्कुरा दिया। दोस्ती में तो बहुत कुछ किया जाता है, और मैंने तो वैसे भी कुछ नहीं किया था। वो मुझे थपकी देते हुए बोला। उस दिन मैंने गांव की हर शय देखी। एक जगह पर जाहिद रुका। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई थी। ये एक टूटा फूटा होटल था। ये होटल कब बना? मैंने उस होटल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तेरे जाने के बाद एक आदमी ने इसे बनाया। पूरे गांव में इसका होटल मशहूर था, खासकर सिरी पाए के लिए। उसकी बीवी जो कि बहुत खूबसूरत थी, लड़का भी कम खूबसूरत ना था। एक दिन दोनों की लाशें होटल के कमरे से बरामद हुई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात की, लेकिन कोई सुराग ना मिला। जाहिद ने तफसील बताई। हम घर वापस आ गए। वो रात हम सो न सके। पूरे घर में धूम धड़क्का हो रहा था। ढोलकी पर गाने गाए जा रहे थे। तीसरे दिन जाहिद की बारात थी। बारात दूसरे गांव में गई। लड़की बहुत खूबसूरत थी। घर आकर खूब हल्ला गुल्ला किया गया। दूसरे दिन वलीमा था। शाम को मैंने जाहिद से इजाज़त चाही तो वो बोला, कैसा पागल इंसान है तू? अभी तो तू 3-4 दिन और रुक, फिर चले जाना। नहीं यार, मैं दोबारा फिर आऊँगा। पहले से मेरी 3 छुट्टियाँ हो गई हैं और जवाद को भी स्कूल जाना है। उसके सालाना इम्तिहानात करीब आ रहे हैं। मैंने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है यार, मगर अब जल्दी आना। वो हार मानते हुए बोला, अच्छा कल चले जाना, रात हो रही है। नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, और वैसे भी कल मुझे दफ्तर जाना है। मैं तेज़ लहजे में बोला। वो सोच में डूब गया। चल फिर ठीक है, तुझे बस स्टॉप तक मैं छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। तूने अभी मेहमानों को भी तो संभालना है, मैंने कहा। हम मेलजोल के बाद जाहिद के घर से निकले। बस स्टॉप जाहिद के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। हम वहाँ से गुजरे जहाँ उस शख्स का होटल था। मुझे वहाँ देखकर हैरत से 2-4 होना पड़ा। वहाँ उस वक्त होटल पूरी शानो शौकत से सजा धजा था। होटल के बाहर चारपाइयाँ बिछा दी गई थी। सामने एक शख्स छोटी सी देग में बड़ा सा चमचा फेर रहा था। उसका आधा चेहरा ख़राब था, जैसे आग से जलाया गया हो। वो हमारी तरफ ही घूर रहा था। वो जो कुछ भी पका रहा था उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरी बीवी मेरे तरफ देखते हुए बोली। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, मैंने कहा। हालांकि हम अभी वलीमे की तकरीब से खाकर आए थे। अब्बू, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। फवाद भी पीछे नहीं रहा। हम लोग वहाँ रखी चारपाइयों में से एक पर बैठ गए। वो आदमी मुसलसल हमारी तरफ घूरे जा रहा था। ये शख्स काफ़ी देर से हमें घूर रहा है, सिदरा लरजती हुई आवाज़ में बोली। कुछ नहीं, वो वैसे ही हमें देख रहा होगा, मैंने सिदरा को हौसला देते हुए कहा। हालांकि अंदर से मैं भी परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद वो शख्स हमारी तरफ बढ़ा। क्या खाएंगे जनाब? वो हमारे करीब आकर बोला। खाने में क्या कुछ है? क्योंकि उसकी शक्ल से मुझे काफ़ी वहशत हो रही थी। फ़िलहाल सिरी पाए, उसने जवाब दिया। ठीक है फिर ले आइए, मैंने कहा। किसकी सिरी खाएंगे? इंसान की? ओह, मेरा मतलब है कि बकरे की सिरी खाएंगे ना? वो जल्दी से संभल कर बोला। क्या मतलब? बकरे की सिरी ही खाई जाती है? मुझे गुस्सा आ गया। गलती हो गई जनाब, वो अजीब अंदाज से बोला। ठीक है तो फिर जाइए और लेकर आइए, मैंने कहा, और वो वापस मुड़ गया। अब्बू, मुझे तो इस आदमी से डर लग रहा है, जवाद सहम कर बोला। मैं मुस्कुरा दिया। बेटे, डरने की क्या ज़रूरत है, तू तो बहादुर है, मैंने जवाद का हौसला बढ़ाते हुए कहा। वो शख्स प्लेट में सिरी पाए डालते हुए भी हमें घूरता रहा। वो हमारी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक बड़ी सी प्लेट थी। उसने वो प्लेट हमारे सामने रख दी। उस वक्त एक तेज़ चीख गूंजी। मैंने उसकी तरफ देखा। हम हैरतज़दा रह गए। सामने एक खूबसूरत लड़की को कुछ लड़कों ने पकड़ रखा था। एक लड़का उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो रहा था। एक लड़के ने लड़की को छोड़ा और उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। वो लड़की चीखने चिल्लाने लगी।
छोड़ दो मुझे, मेरे शौहर को छोड़ दो, तुम्हें खुदा का वास्ता। लड़कों ने लड़की के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। ये देखकर उसका शौहर उठा और मारने वाले लड़के को धक्का देकर अपनी बीवी की तरफ बढ़ा। एक लड़के ने जेब से पिस्तौल निकालकर लड़के की तरफ तान लिया। ठाक की आवाज़ गूंजी और गोली लड़की के शौहर के कंधे पर लगी और लड़की का शौहर चीखता हुआ कई फुट उछलकर दूर जा गिरा। कैसर, वो लड़की चिल्लाई। वो लड़के दोबारा लड़की की तरफ हुए। लड़की अपना आप छुड़ाकर एक तरफ भागी। एक लड़का भागकर उसके सामने आ गया। लड़की पीछे हटने लगी। अचानक लड़की के हाथ में सब्जी काटने वाली छुरी आ गई। देखो, पीछे हट जाओ, वरना, वो लड़की भर्राई हुई आवाज़ में बोली। वरना क्या? एक लड़का घटिया अंदाज में हंसते हुए बोला। वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी, लड़की बोली। खुदकुशी? लड़के हंसने लगे। वो मुसलसल उसकी तरफ बढ़ते रहे। लड़की ने खंजर अपने पेट में घोंप लिया। लड़की की चीख ने खामोश फिजा को लर्जा कर रख दिया। उसका जख्मी शौहर दोबारा उठकर चीखता हुआ लड़कों की तरफ भागा। एक और फायर हुआ। गोली अब उसके सीने के आर पार हो गई थी। वो चीखता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। अब क्या होगा यार? इस लड़की ने तो खुदकुशी कर ली। उन लड़कों में से एक लरजती हुई आवाज़ में बोला। एक तो साजिद, तू डरता बहुत है, हमें किसी ने कौन सा देखा है? चुपचाप वापस चलते हैं, चलो, पिस्तौल वाला लड़का बोला। लड़के जो तादाद में 4 थे गायब हो गए थे। तड़पते हुए मियाँ बीवी ने एक दूसरे पर मोहब्बत भरी नज़र डाली। वो दोनों घिसटते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन एक नादीदा कुव्वत आगे बढ़ने में उनकी मदद नहीं कर रही थी। हालांकि उन दोनों में अभी इतनी कुव्वत बाकी थी कि वो एक दूसरे तक पहुंच सकते थे। जनाब, खाना ठंडा हो रहा है। उस अधजले चेहरे वाले आदमी की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने एक लंबा सांस लिया। वो क्या था? मैंने उस जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या है जनाब वहाँ? वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो बोला। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ अभी थोड़ी देर पहले कुछ लड़कों ने एक लड़के और लड़की का कत्ल किया था। मेरे बोलने से पहले सिद्रा बोल पड़ी। कुछ नहीं है बहन जी वहाँ, आप सिरी खाइए, ये सिर्फ आपका वहम है, वो हंसते हुए बोला। मैं परेशान सा हो गया। जाहिर है कि सिद्रा और फवाद भी परेशान थे। उसी वक्त सिद्रा ने एक ज़ोरदार चीख मारी। कि क्या हुआ सिद्रा? मैंने अकलाते हुए कहा। वो देखिए। उसने सामने रखी प्लेट की तरफ इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फवाद की तो चीख निकल गई। प्लेट में एक इंसानी सर कटा हुआ रखा था। ये क्या है? मैं उस आदमी की तरफ देखकर चिल्लाया। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे हमारी इस हालत से लुत्फ मिल रहा हो। ये इंसानी सर है, कटा हुआ सर, वो मुस्कुराते हुए बोला। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये तुम हमारे लिए क्यों लाए हो? खाने के लिए जनाब, वो बोला। क्या? हम बैक ज़बान होकर चिल्लाए। मैंने देखा वो सर उन लड़कों में से एक का था जिन्होंने उन मियाँ बीवी को कत्ल किया था। हाँ, तुम्हें ये खाना पड़ेगा, वो जोर देते हुए बोला। नहीं तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? मैंने पूछा। तुम्हारा ये बेटा कितना खूबसूरत है। उसने मेरी बात का जवाब देने की बजाय फवाद की तरफ इशारा किया। फवाद सहम कर सिद्रा के करीब हो गया और सिद्रा ने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। मैंने भी ऐसे ही बेटे का ख्वाब देखा था। उसकी आवाज़ में लर्जिश आ गई थी। देखा था? क्या मतलब? मेरी आवाज़ में हैरत का अंसर भी शामिल था। हाँ, देखा था, क्योंकि मैं अब सिवाय एक रूह के कुछ भी नहीं, मैं मर चुका हूँ, वो अजीब अंदाज में बोला। कि क्या? मैं चिल्लाया। सिद्रा इस दफ़ा भी अपनी चीख पर काबू न पा सकी। ये क्या बेहुदा मजाक है? मुझे फिर गुस्सा आ गया। मैं मजाक नहीं कर रहा। उसका लहजा सख्त था। मेरा दिल बेतरतीब धड़कने लगा। जो मेरी बीवी और बच्चे की हालत थी, मैं वो भी महसूस कर सकता था। तो तुम हमसे क्या चाहते हो? सिद्रा जवाद को भींचते हुए बोली। एक बात का हल, वो बोला। किस बात का? मेरी हालत पतली हो रही थी। ये जो तुमने अभी अभी देखा था, वो सब मेरे और मेरी बीवी के साथ बीत चुका है। देखिए, हमें जाने दीजिए। हमने कौन सा आपका कुछ बिगाड़ा है? आपको अपनी बीवी का वास्ता हमें जाने दीजिए। मेरी बीवी रोने लगी। मैंने अपनी पेशानी पर आया हुआ पसीना साफ किया। फवाद भी रोने लग गया। अरे आप रोइए मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आप इस कटे हुए सर से डर रहे हैं ना? ये लीजिए, मैं फेंक देता हूँ इसे। इतना कहकर उस शख्स ने प्लेट उठाकर दूर उछाल दी।
प्लेट ज़मीन पर गिरते ही गायब हो गई। हाँ, तो मैं कौन सी बात कर रहा था? इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने बोलना शुरू किया। मेरी और शगुफ्ता की ज़िंदगी शादी के बाद बहुत अच्छी गुजर रही थी। हमने इस गांव में छोटा सा होटल खोल लिया, जिससे हमें अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। शहर से 4 लड़के गांव में घूमने फिरने के लिए आए। वो मेरे होटल पर आए तो उन्होंने मुझे अपनी मजबूरी बताई कि उन्हें एक रात के लिए कोई मकान किराए पर चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि गांव में तो कोई भी आप लोगों को मकान किराए पर नहीं देगा। आप ऐसा कीजिए, एक रात हमारे यहाँ शौक से गुजार सकते हैं। वो बहुत खुश हुए और मुझे एक दिन का किराया देना चाहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। सिर्फ खाने का बिल लिया। उन चारों की नज़र शगुफ्ता पर पड़ गई। उन्होंने दिल ही दिल में एक मंसूबा बना लिया। मैंने उन्हें दूसरा कमरा दे दिया। रात को अचानक चीखों की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं चारपाई से उतरकर दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैं हैरान रह गया। वो चारों लड़के शगुफ्ता पर झुके हुए थे। मेरा खून खौल उठा, मैं उन पर टूट पड़ा, लेकिन वो 4 थे। उन्होंने दोबारा मेरी बीवी को पकड़ लिया। मैंने उनकी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो नहीं माने। मैं शगुफ्ता की इज्जत बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उनमें से एक ने रिवॉल्वर निकालकर मेरे कंधे पर गोली मार दी। शगुफ्ता ने अपने आप को छुड़ाकर छुरी उठाकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने मुझे भी ख़त्म कर दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। इतना कहकर वो शख्स रोने लगा। तो फिर क्या हुआ? मैंने बेख्याली में पूछा। फिर मैंने उन सबको ख़त्म कर दिया, वो गरज कर बोला। वो कैसे? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, एक को गला घोंटकर, दूसरे को उसके घर की छत से धक्का दे दिया, तीसरे को ट्रेन के नीचे कुचल दिया और चौथे का कार एक्सीडेंट में खात्मा कर दिया। तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मेरा नाम कैसर है, तुम मुझको मेरे नाम से पुकार सकते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ तो कैसर, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जब से मेरी और शगुफ्ता की रूहें जिस्मों की कैद से आज़ाद हुई हैं, तब से शगुफ्ता और मैं एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार हैं। कोई नादीदा कुव्वत हमें मिलने नहीं देती। हमें रूहों की हालत में भी करार नहीं मिल रहा। इतना कहकर कैसर चुप हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि हम दोनों की रूहें एक हो जाएं, उसने बताया। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने हैरान होकर अटकते हुए कहा। जैसे भी हो, ये तुमने करना ही है, वो ज़िद्दी बच्चे की तरह बोला। लेकिन तुम ही बताओ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं उलझन ज़दा लहजे में बोला। नहीं, ये तुम्हें ही करना है और तुम ही कर सकते हो, वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। अच्छा ठीक है, मैंने हथियार डालते हुए कहा। मुझे जाने दो। मैं अपने बीवी बच्ची को छोड़कर दोबारा तुम्हारे पास आऊँगा और फिर तुम्हारे इस मसले का हल तलाश करूँगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि तुम दोबारा नहीं आओगे, कैसर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगा, मेरे मुंह से निकला। वो मज़ीद कुछ ना बोला और सोचों में डूब गया। ठीक है, मैं तुम्हारे वादे पर एतबार करता हूँ। अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, वो बोला। और फिर उसने हमें जाने दिया, लेकिन मैं उसका वादा पूरा नहीं कर सकता। मैं रुका और फिर पीर साहब की तरफ देखने लगा, इसलिए अब वो रोज़ाना मुझे ख्वाब में तंग करता है, मैंने मज़ीद बताया। पीर साहब ने जवाब देने की बजाय आंखें बंद कर ली। मैं पीर साहब की तरफ देखने लगा। पीर साहब ने एक झटके से आंखें खोल दी। उनकी आंखें सुर्ख थी, इतनी कि मैं भी उन्हें देखकर लरज़ उठा। उन्होंने दोबारा आंखें बंद करके फिर खोल ली। अब उनकी आंखें मामूल पर थी। फिर वो मुझे कुछ हिदायत देने लगे और मैं चुपचाप उनकी हिदायत सुनता रहा। कहाँ जा रहे हैं आप? सिदरा ने पूछा। मैं अपना वादा निभाने जा रहा हूँ, मैंने खोए खोए लहजे में कहा। क्या? वो चिल्लाई। हाँ, और अब मुझे अपना किया हुआ वादा निभाना पड़ेगा, मैं मजबूत लहजे में बोला। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सिदरा मेरी पेशानी पर हाथ रखते हुए बोली। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने उसका हाथ हटाया। तो फिर ही आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? और पीर साहब ने क्या कहा? सिदरा काफ़ी उलझन महसूस कर रही थी। मैंने सिदरा को पीर साहब से होने वाली सारी बातचीत सुना दी। तब उसने कहा, ठीक है, आप जाइए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा, वो परेशान लहजे में बोली। मैं अपने घर से निकला और गांव जाने वाली बस में बैठ गया। सारा सफ़र सोचों में गुजरा। बस 1 घंटे में गांव पहुंच गई। मैं सीधा जाहिद के घर पहुंचा। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। अलेक सलेक के बाद उसने आने की वजह पूछी तो मैंने सब कुछ बता दिया। वो भी परेशान हो गया। खैर, वो मेरे साथ चलने पर तैयार हो गया। हमने मोहल्ले के मौलवी साहब से बात की तो वो भी मान गए।
कब्रिस्तान में गोरकन ने शगुफ्ता और कैसर की कब्र की निशानदेही की। कब्र खोदकर शगुफ्ता की हड्डियों का पिंजर निकालकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर दोबारा हड्डियों को दफना दिया गया। कैसर की हड्डियों को भी निकालकर नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर हड्डियों को दफना दिया गया। पुलिस वालों ने नमाज जनाजा के बगैर उनकी लाशों को दफना दिया था, इसलिए उनकी रूहें एक दूसरे से नहीं मिल पा रही थी। दरअसल वजह यह थी कि शगुफ्ता ने खुदकुशी की थी, जो हमारे मजहब में हराम है, और ना ही उसकी नमाज जनाजा अदा की गई थी, इसलिए उनकी रूहों का मिलाप नहीं हो रहा था। मैंने जाहिद और मौलवी साहब का बेहद शुक्रिया अदा किया। जाहिद ने मुझे रुकने के लिए कहा, लेकिन मैंने माजरत कर ली और उस शाम घर वापस आ गया। सिदरा मुझे सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उस रात मुझे ख्वाब में कैसर और शगुफ्ता नजर आए। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि तुम ही ने हमें एक होने में मदद की है, दोनों बाइक जबान होकर बोले। मुझे बहुत खुशी है, तुम्हारी रूहें एक हो गई हैं। मुझे एक बात की और भी खुशी है। इतना कहकर मैं रुका। वो क्या? दोनों ने पूछा। यही कि मैं अपना वादा निभाने में कामयाब रहा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो उनके लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। खास एपिसोड का दूसरा सनसनीखेज किस्सा। कत्ल कुछ अजीब किस्म का था। बाज़ औक़ात इंसान भी दंग रह जाता है। कातिल मौजूद था और कत्ल होने वाला भी, लेकिन मसला कुछ और ही था। मैं सरकार और अवाम का खादिम इंस्पेक्टर जवाद हूँ। हर दफ़ा मैं अजीब से अजीब केस में उलझता हूँ, लेकिन ये केस कुछ ज़्यादा ही अजीब था। इससे पहले कि आप बोर हों, मैं आपको केस की तफसीलात के मुतालिक बताता हूँ। शहरियार साहब से अपनी चहेती बीवी का खून हो गया था, लेकिन रिवॉल्वर में मौजूद गोलियां कुछ और ही गवाही दे रही थी। रिवॉल्वर के अंदर गोलियों की मिकदार पूरी थी, तो फिर शहरियार की बीवी हिना को गोली कैसे लगी और किस रिवॉल्वर से लगी? ये दोनों सवाल काफ़ी उलझे हुए थे। मैं मिस्टर शहरियार की तरफ बढ़ा, जो सोफे पर परेशानी की हालत में बैठा हुआ था। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। शहरियार का कहना था कि उसने गोली नहीं चलाई। शहरियार शहर के रईसों में शुमार होने लगा था। मैं शहरियार के पास बड़े सोफे पर बैठ गया। शहरियार साहब, मैंने कंधे से पकड़कर शहरियार को हिलाया, तो उसने चौंकते हुए सर ऊपर को उठाया। शहरियार साहब, ये क्या चक्कर है? आपकी बीवी को गोली भी लगी है, लेकिन आपके रिवॉल्वर में मौजूद गोलियां भी पूरी हैं। मैंने शहरियार की तरफ गौर से देखते हुए कहा। मेरी तो समझ से बालातर है इंस्पेक्टर साहब, शहरियार अकलाते हुए बोला। देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हौसला रखिए और मुझे तसल्ली से बताइए क्या हुआ था। मैंने पूछा। बस क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, मैं वक्त के उस लम्हे हैरान था जिस वक्त गोली चली और हिना हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़ गई। शहरियार की आंखों से नमकीन पानी के नन्हे कतरे छलक पड़े और फिर लकीर की सूरत में गालों पर फैल गए। देखिए शहरियार साहब, जो होना था वो हो चुका। सारी शहादतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कातिल आप हैं, लेकिन रिवॉल्वर में मौजूद गोलियों की मिकदार केस को नए रुख की तरफ ले जा रही है। मैंने कहा। पर मैंने तो गोली चलाई ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, शहरियार खोए हुए लहजे में बोला। रिवॉल्वर में मौजूद गोलियां तो इसी बात की गवाही दे रही हैं, लेकिन जब तक आप मुझे असल हकीकत से आगाह नहीं करेंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। आप शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताएं। मैंने एक मरतबा फिर शहरियार को समझाते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरी और हिना की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। कुछ दिन तो सिलसिला ठीक रहा, फिर मुझे हिना की कुछ हरकतों ने मशकूक कर दिया। इतना कहकर शहरियार खामोश हो गया और पास टेबल पर पड़े सिगरेट के पैकेट को उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकालकर दांतों के नीचे दबाकर लाइटर से सुलगाने लगा। वो क्या हरकतें थी मिस्टर शहरियार जो आपको मशकूक लगी? मैंने फिर शहरियार को असल मौजू की तरफ खींचा। एक दिन मैं दफ्तर से जल्दी घर वापस आ गया। हिना घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने मुलाजमीन से पूछा तो उन्होंने बताया कि मालकिन अपनी सहेली शाइस्ता की तरफ गई हुई है, लेकिन जब मैंने शाइस्ता को फ़ोन किया तो पता चला कि शाइस्ता की तरफ वो गई ही नहीं। मैंने घर आने पर जब हिना से पूछा तो उसने बताया मैं शाइस्ता की तरफ गई थी, लेकिन शाइस्ता तो कह रही थी कि तुम उसकी तरफ आई ही नहीं। मैंने हैरानगी से कहा, अरे बाबा, पहले मैं शॉपिंग करने गई थी और फिर शाइस्ता की तरफ बाद में गई थी। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही उसने अपनी बाहों का हार मेरे गले में डाल दिया। खैर, मैंने इस बात को ज़्यादा अहम न समझा। इतना कहकर शहरियार खामोश हो गया और मुंह से धुआं खारिज करने लगा। फिर शहरियार ने एक बार फिर सिलसिला कलाम को जोड़ा।
कुछ और भी हरकतें थी जिन्होंने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया था। हाँ हाँ बोलिए मिस्टर शहरियार, मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा। शायद मौजू से अलग होना शहरियार की आदत थी। हिना मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी भी रहने लगी थी। फिर मैं जब भी घर आता वो घर से गायब रहती, और जब मैं पूछता तो वो प्यार से मेरे गले में अपनी बाहों का हार डाल देती और मैं चुप हो जाता। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ होटल गया तो होटल के हाल में मेरे चलते कदम ठिठक कर रुक गए, क्योंकि सामने वाली टेबल पर हिना किसी नौजवान से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं अपने दोस्त को जल्दी से होटल से बाहर ले आया और अपने दोस्त से माजरत करके अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और हिना का नंबर डायल करके मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो, मुस्कुराती हुई हिना की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। हिना, कहाँ हो तुम? मैंने पूछा। आप कहाँ हैं? उसने मुझसे सवाल कर डाला। मैं ऑफिस में हूँ, मैंने कहा। मैं घर पर हूँ जान। आप कब तक आओगे? हिना ने बताते हुए सवाल किया। मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। इतना कहकर मैंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक बार फिर शहरियार के होंठों ने आखिरी सिगरेट के धुएं का मरगूला हवा में उछाल दिया। फिर उसने सिगरेट का आखिरी टुकड़ा एस्ट्रे में डालकर मसल दिया। आंसू अब भी शहरियार की आंखों से छलक रहे थे। मैं शाम को घर वापस आया तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। वो रात यानी कल की रात हिना की बजाय सिगरेटों ने मेरा साथ दिया। आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह का उजाला हर तरफ फैला तो वो घर वापस आ गई। मैं उसके इंतजार में बाहर टीवी लाउंज में बैठा हुआ था। मुझे देखकर वो थोड़ा सा घबराई। लगता है जान सारी रात सोई ही नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली। अंदर चलो बेडरूम में, मैंने नरम लहजे में कहा तो वो चुपचाप बेडरूम में चली आई। कहाँ थी तुम रात भर? मैंने बेडरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए सख्त लहजे में कहा। सॉरी जान, वो दरअसल शाइस्ता ने मुझे अपने पास रोक लिया था। हिना ने एक बार फिर बाहों का हार मेरे गले में डाला। मैंने दोनों हाथों से उसकी बाहों के हार को तोड़ा और 2-3 थप्पड़ों से उसका चेहरा सुर्ख कर दिया। हरामजादी, सारी रात अपने आशिक के साथ गुजार दी और मुझे कह रही है कि शाइस्ता के पास ठहरी थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मैं तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ा और उससे रिवॉल्वर निकालकर हिना के करीब आया। जान, ये क्या कर रहे हैं? हिना घबराते हुए बोली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों में खून उतर आया था। वो देखो जान। इतना कहकर हिना ने तेजी से रिवॉल्वर की नाल पर अपने दोनों हाथ जमा दिए। ठाक की आवाज़ कमरे में गूंजी और हिना लहराकर फर्श पर गिर पड़ी। मैं हैरान खड़ा हिना की तरफ देखने लगा। मैं गुस्से में ज़रूर था लेकिन मैं पूरे होश में था। मैंने रिवॉल्वर इसलिए निकाला था ताकि हिना मुझे सारी हकीकत बता दे, लेकिन वो तो बताने से पहले ही दुनिया को खैराबाद कह गई थी। इतना कहकर शहरियार दोनों हाथों में सर देकर रोने लगा। मैं उसे सिर्फ हौसला दे सकता था। जब आंसुओं का तूफान थमा तो मैंने पूछा, शहरियार साहब, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ अगर हिना बच जाती तो आप उसके साथ क्या करते? मैं हिना को तलाक दे देता, क्योंकि इज्जतदार आदमी कभी भी ऐसी बीवी को अपने साथ नहीं रख सकता। मैंने गहरी सांस खींची। मामला मिस्टर शहरियार काफ़ी उलझन आमेज है। गोली चली भी है लेकिन रिवॉल्वर की गोलियां पूरी हैं। मैं उठा और कमरे का जायजा लेने लगा। शहरियार की ख्वाबगाह बहुत खूबसूरत थी। कमरे में इकलौती खिड़की थी जिस पर खिड़की के शुरू से लेकर दीवार के आखिर तक कपड़े का खूबसूरत पर्दा लगा हुआ था। मैं खिड़की के पास पहुंचा और पर्दा हटाकर खिड़की का मुआयना करने लगा। खिड़की के 4 पट थे, 2 बाहर की जानिब खुलते थे, 2 अंदर की जानिब। दरमियान में कुछ नहीं था, यानी इस खिड़की में से आसानी से एक शख्स गुजर सकता था। मैंने बाहर झांक कर देखा। खिड़की के पास से एक प्लास्टिक का पाइप गुजरता था जो बिल्डिंग के शुरू से लेकर आखिर तक था। पाइप को एडजस्ट करने के लिए लोहे की हुकें लगाई गई थी। अचानक मेरा पांव किसी चीज़ से टकराया। मैंने हैरानगी से नीचे की तरफ देखा तो वहाँ एक सफ़ेद रंग का की रिंग पड़ा हुआ था। मैंने वो की रिंग उठाया लेकिन उस की रिंग में चाबी मौजूद नहीं थी। रिंग पर 42 का लफ्ज़ बड़े लफ्ज़ों में कंधा था और नीचे होटल ब्लू मून लिखा हुआ था। मैंने वो की रिंग जेब में डाला और शहरियार के पास वापस आया। मिस्टर शहरियार, क्या आप मुझे मिस हिना का पर्स दिखा सकते हैं? मैंने शहरियार से मुखातिब होते हुए कहा। वो पड़ा है जी। शहरियार ने बेड की तरफ इशारा किया। मैं बेड की तरफ बढ़ा और पर्स उठा लिया। मिस हिना का सुनहरी रंग का खूबसूरत पर्स बेड पर था और कार की चाबी भी, लेकिन मेरे मतलब की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है शहरियार, इस कमरे को मैं वक्ती तौर पर सील कर रहा हूँ। बहरहाल आप पर कत्ल साबित हो भी रहा है और नहीं भी, फिर भी मजबूरन मुझे आपको भी रिमांड में लेना होगा।
आपने कत्ल किया है या नहीं, इसका फैसला केस की तहकीकात के बाद अदालत करेगी। क्या ये कीरिंग आपके होटल का है? मैंने होटल ब्लू मून के काउंटर पर खड़ी लड़की को कीरिंग दिखाते हुए कहा। जी बिल्कुल, हमारे होटल की है, लेकिन इसकी चाबी कहाँ है? उस लड़की ने उल्टा सवाल मुझसे कर डाला। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नाइस गर्ल, यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। वो लड़की मेरे लहजे पर मुस्कुराई और बोली, इंस्पेक्टर साहब, इस चाबी का मालिक आज सुबह से होटल में आया ही नहीं। मैंने एक गहरी सांस खींची। मैं शहरियार से फारिग होकर रिवॉल्वर और फिंगरप्रिंट्स लेबोरेटरी में देकर लाश अस्पताल पहुंचाकर सीधा होटल ब्लू मून आ गया था। इस कीरिंग का मालिक कौन है, ज़रा बताइएगा, मैंने कहा तो लड़की कहर आलूद निगाहों से मुझे घूरने लगी। क्या हुआ भाई, मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुना दिया? मैंने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, मगर बात तो इस अंदाज से की है। लड़की ने बदस्तूर हंसते हुए कहा, तो मैं भी मुस्कुरा दिया। कीरिंग के मालिक हैं जी मिस्टर कासिम। लड़की ने मेरी गोली मुझे ही खिला दी। मुझे इस चाबी के मालिक की तस्वीर मिल सकती है? मैंने कहा तो मुझे लड़की का एक बार फिर ज़ोरदार कहकहा सुनना पड़ा। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन इसके लिए पहले मैनेजर से रब्ता करना होगा। लड़की ने कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद मैंने मैनेजर के साथ कासिम के कमरे की तलाशी ली तो मुझे कमरे में से एक ब्रीफ केस मिला जिसमें सिर्फ एक ही काम की चीज़ थी और वो थी हिना की तस्वीर। इसके अलावा मुझे कासिम के कमरे से कोई काम की चीज़ ना मिली। मैंने मखबर को ख़ास ताकीद की कि जब भी कासिम आए मुझे आगाह किया जाए। मैं दफ्तर में बैठा केस की पेचीदा कड़ियों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। शहरियार के वकील ने अदालत से कुछ दिनों के लिए शहरियार की जमानत करा ली थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस केस का असल मुजरिम था कासिम, क्योंकि कासिम के कमरे से मिलने वाली हिना की तस्वीर से मेरे जहन ने केस बिल्कुल साफ कर दिया था। कासिम और हिना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हो सकता है हिना के बाप ने ज़बरदस्ती हिना की शादी शहरियार से कर दी हो। हालांकि मुझे हिना के ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में कुछ पता नहीं था। बाद में यानी शादी के बाद हिना और कासिम का मेल मिलाप फिर से शुरू हो गया हो सकता है कत्ल वाले दिन कोई ऐसी बात हो गई हो कि कासिम ने हिना को कत्ल कर दिया, क्योंकि खिड़की के पास मौजूद पाइप से वो आसानी से कमरे में दाखिल हो सकता था और कमरे में कासिम की कीरिंग का मिलना भी इस बात को साबित करता था कि कातिल कासिम ही है। शहरियार के रिवॉल्वर की गोलियां तो पूरी थी और शहरियार का मामला तो साफ था। कासिम और हिना के दरमियान ऐसी क्या बात हुई थी कि कासिम हिना को मारने आ पहुंचा? ये सिर्फ मेरे अंदाजे थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। असल बात तो कासिम के बाजियाब होने पर पता चल सकती थी। उसी वक्त एक कांस्टेबल अंदर दाखिल हुआ जिसकी बगल में 2 फाइलें थी। उसने मुझे सल्यूट किया और फाइलें मेज पर रखकर चला गया। मैंने फिंगरप्रिंट्स फाइल खोली और उसका मुताला करने लगा। उसमें कोई ख़ास बात ना थी। मैंने वो फाइल साइड पर रखी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मुताला करने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई ख़ास बात ना थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हिना का खून पेट में लगने वाली गोली से हुआ था। मैंने दोनों फाइलें साइड पर रखी और कुर्सी की पुष्टि से सर टिकाकर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। उसी वक्त कमरे में कांस्टेबल दाखिल हुआ तो मैंने आंखें खोलकर कांस्टेबल की तरफ देखा। सर, आपसे कोई आदमी मिलने आया है, कांस्टेबल ने कहा। किस सिलसिले में? मैंने पूछा। पता नहीं सर, वो कह रहा है सिर्फ आपको ही बताएगा, कांस्टेबल ने बताया। ठीक है, उसे अंदर भेजो। थोड़ी देर बाद एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ जो उम्र के लिहाज से 26-27 साल का था। वो मेरे कहने पर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर साहब, मैं शहरियार साहब के घर के पास ही रहता हूँ। कल दोपहर को मैं शहरियार साहब के घर के पिछले हिस्से की तरफ से गुजरा तो मैंने देखा एक आदमी शहरियार साहब के बेडरूम वाली खिड़की से निकलकर प्लास्टिक के पाइप के जरिए नीचे उतर रहा था। एक पड़ोसी होने के नाते मेरा हक बनता था कि मैं जाकर पूछूं कि वो आदमी कौन है और इस तरह शहरियार साहब के घर से क्यों निकल रहा है। ए रुको! मैंने उस आदमी को आवाज़ दी तो उसने चौंकते हुए मेरी तरफ देखा। कौन हो तुम? मैंने आगे बढ़ते हुए पूछा। वो जवाब देने की बजाय तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसके दस्ते को मेरे सर के पिछले हिस्से पर दे मारा। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं उसी जगह पड़ा हुआ था। शहरियार के घर के पीछे बहुत कम लोगों का आना जाना था। छोटी सी सुनसान गली थी, इसलिए सारा दिन मैं वहाँ बेहोश पड़ा रहा और किसी को खबर भी ना हुई। फिर मुझे पता चला कि शहरियार की बीवी का कत्ल हो गया है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। वो आदमी बड़ी अहम खबर लेकर आया था।
तुम कितने बजे से लेकर कितने बजे तक वहाँ बेहोश पड़े रहे? मैंने पूछा, क्योंकि जब मैंने खिड़की से बाहर झांका था तो उस वक्त ये आदमी वहाँ नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, तकरीबन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, उस आदमी ने बताया। वो आदमी दुरुस्त था, क्योंकि उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे जब मैंने खिड़की से बाहर झांका था। मुझे हिना की कत्ल के वारदात के बारे में तकरीबन 2 बजे पता चला था, और फिर बाकी वक्त शहरियार से बासपुर में लग गया था। तुमने कल ही मुझे इस बात से आगाह क्यों नहीं किया? मैंने सख्त लहजे में पूछा। वो जी, दरअसल एक तो सर में दर्द था, दूसरा घर वाले भी मना कर रहे थे कि इस तरह पुलिस के कामों में दखल नहीं देते। लेकिन जनाब, जो मुझे अच्छा लगा मैंने कह दिया। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। अब तुम ऐसा करो, उस आदमी का हुलिया मुझे मुकम्मल तौर पर नोट करा दो। मैंने कहा तो उसने उस आदमी यानी कासिम का हुलिया मुझे नोट करवाया। मैंने उस आदमी को फारिग किया और दोबारा कुर्सी की पुश्ती से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। अब केस बिल्कुल साफ था। सिर्फ इस बात का पता लगाना था कि कासिम ने अपनी महबूबा का कत्ल क्यों किया। अचानक मेरे जहन में ख्याल बिजली की तरह कूदा। मैं तेजी से सीधा हुआ और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट का दोबारा मुताला करने लगा। मेरी हैरत में इजाफा होने लगा। मैंने कांस्टेबल को अंदर बुलवाया। तुम ऐसा करो, इलियास को बुलवाओ जल्दी से। कांस्टेबल ने इस बात में सर हिलाया और तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। इलियास हमारे लिए मुखबरी का काम करता था। वो बहुत शातिर और चालाक शख्स था। थोड़ी देर बाद इलियास मेरे सामने बैठा हुआ था। बड़े अरसे बाद याद किया सरकार ने मुझे, इलियास मुस्कुराते हुए बोला। नहीं इलियास, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत तो अक्सर पड़ती रहती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो इलियास भी मुस्कुरा दिया। इलियास, मैं तुम्हें एक हुलिया बताता हूँ, तुमने उस आदमी को ट्रेस करना है। आप हुलिया और पता बताइए, उस आदमी का सारा माजी चंद घंटों में आपके सामने होगा। इलियास ने कहा तो मैं उसे समझाने लगा कि उसे क्या करना है। मुझे मेरे हिस्से की पूरी रकम दो। वो आदमी उस खूबसूरत लड़के पर बरसते हुए बोला। देखो, मैं अभी तुम्हें पूरी रकम नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह पुलिस को शक हो सकता है। वो खूबसूरत आदमी दूसरे आदमी को समझाते हुए बोला। देखो, अब तुम अपनी बात से फिर रहे हो। तुमने कहा था कि मंसूबा कामयाब होने के 5 दिन बाद तुम मेरे हिस्से की सारी रकम मुझे दे दोगे, लेकिन आज 10 दिन हो चुके हैं। मुझे आज और अभी पूरी रकम चाहिए, वो भी कैश। वो आदमी गुस्से से बोला। देखो कासिम, अभी पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो इंस्पेक्टर जवाद तो हर रोज़ मेरे पास आ जाता है, खूबसूरत लड़के ने कहा। मुझे पुलिस से क्या लेना देना, मुझे बस अपनी रकम लेनी है, वो भी आज और अभी। कासिम अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हें चेक दे देता हूँ, लेकिन इसे कैश अभी मत करवाना, क्योंकि मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकलेंगे तो सब मुझ पर ही शक करेंगे। उस लड़के ने कासिम को समझाया। मैंने हिना का कत्ल सही वक्त पर किया ना? कासिम ने उस आदमी से जवाब मांगा। हाँ, आदमी ने जवाब दिया। तो फिर मेरी रकम भी मुझे वक्त पर ही दो, मुझे इसकी ज़रूरत है, कासिम ने कहा। देखो कासिम, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। पहले इंस्पेक्टर जवाद को इत्मीनान से बैठने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी रकम दे दूंगा, लड़के ने कहा। लेकिन मैं बैठने वालों में से नहीं हूं मिस्टर शहरियार। मैं कमरे में दाखिल होते हुए बोला। मैं हर हाल में मुजरिम को पकड़ता हूँ, अलबत्ता मैं इत्मीनान से बैठता ज़रूर हूँ, लेकिन मुजरिम पकड़ने के बाद। कासिम और शहरियार हैरानगी से मेरी तरफ देख रहे थे। तुम्हारा मंसूबा तो कामयाब था शहरियार, लेकिन तुमसे गलती सरजद हुई, और वो भी छोटी सी, जिसकी वजह से तुम आज पकड़े गए हो। शहरियार ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। बज़ाहिर वो पूछ रहा था कि वह कौन सी बात है जिसकी वजह से मैंने उस पर शक किया। तुमने उस दिन कहा था, जब तुम हिना पर गोली चलाने का इरादा रखते थे, तो अचानक हिना ने रिवॉल्वर को नाल की तरफ से दोनों हाथों से थाम लिया था, लेकिन फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट में रिवॉल्वर पर सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। इसका मतलब है हिना ने रिवॉल्वर को छुआ तक नहीं। मैं तो सिर्फ कासिम को मुजरिम समझता रहा, लेकिन तुम्हारी ये बात अचानक मेरे जहन में आई। तब मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का 2-3 दफ़ा मुताला किया। यही नहीं बल्कि लेबॉर्ट्री में जाकर तस्दीक की। वहाँ भी यही बताया गया कि रिवॉल्वर पर सिर्फ शहरियार की उंगलियों के निशान हैं। फिर मैंने इलियास की ड्यूटी तुम्हारे ऊपर लगा दी। इलियास ने बहुत अच्छा काम किया। उसने मुझे बताया कि कासिम दिन में एक मरतबा ज़रूर तुमसे मिलने आता है। मैंने भी खुफिया तौर पर तुम्हारी निगरानी की, शाइस्ता से मिला। उसने तो मुझे बताया कि शाइस्ता तुम्हारे साथ बहुत खुश है। हिना के वकील से मिला तो उन्होंने बाकी शक भी पूरा कर दिया, क्योंकि हिना के मरने के बाद ये सारी जायदाद तुम्हारी हो जाती। बस इस दौलत की हवस की खातिर तुमने अपनी इतनी अच्छी बीवी का खून करवा दिया। मैं तो यही समझता रहा कि सारी जायदाद तुम्हारी है, लेकिन वकील से मिलने के बाद सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई। यही नहीं,
बल्कि मैं होटल ब्लू मून के मैनेजर से भी मिला। उन्होंने बताया कि कासिम कभी भी किसी लड़की को लेकर होटल में नहीं आए और अब तुम सबूत के साथ मेरे कब्जे में हो। मैंने कासिम की तरफ देखते हुए कहा और फिर शहरियार की तरफ देखा। शहरियार का सर नदामत की वजह से झुक गया था। थोड़ी सी मेहमान नवाजी के बाद शहरियार ने मुझे असल हकीकत से आगाह कर दिया। उसने बताया, हिना बहुत अच्छी बीवी थी, लेकिन शहरियार बाजारी औरतों के चक्करों में फंस गया था, इसलिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और वो आए दिन बैंक से लाखों के हिसाब से रकम निकाल रहा था। जब हिना को पता चला कि ऑफिस का पैसा उसका शोहर बाजारी औरतों पर खर्च करता है, तो उसने शहरियार को पैसे देने बंद कर दिए। अब शहरियार परेशान रहने लगा। उसने ब्लू मून होटल में रहने वाले अपने दोस्त कासिम से मशवरा किया, तो उसने शहरियार को एक ज़बरदस्त बात कही कि वो अपनी बीवी का खून कर दे। जवाब में शहरियार ने कहा, अगर हिना का खून हो गया तो पुलिस सीधा सीधा मुझ पर शक करेगी, क्योंकि हिना के मरने के बाद सारी जायदाद मेरी हो जाती और पुलिस समझ जाती कि दौलत की खातिर मैंने अपनी बीवी हिना का खून कर दिया। फिर कासिम और शहरियार ने ज़बरदस्त प्लान बनाया, जो मुझे शहरियार अपने घर में एक झूठी कहानी की सूरत में सुना चुका था। कत्ल दरअसल कासिम ने ही किया था। गोली कासिम की रिवॉल्वर से ही चली थी। रिवॉल्वर वाला चक्कर इसलिए चलाया गया कि पुलिस कासिम के चक्करों में रहे और शहरियार इस केस से और शक की जद से रिहा हो जाए। लेकिन शहरियार की छोटी सी गलती ने उसे फंसा दिया था। दौलत की हवस इंसान को बहुत जालिम बना देती है। इंसान दौलत की हवस में अंधा होकर रिश्ते और जज्बातों को भी भूल जाता है। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। सादिका अफजल साहिबा हैं शारजा से, करामत नक्शबंदी साहब हैं मकबूजा कश्मीर से, वसीम अली साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, उस्मान बादशाह साहब हैं, शहर का नाम इन्होंने नहीं लिखा, अब्दुल रशीद साहब हैं मुल्तान पाकिस्तान से, आसिफ खान साहब हैं कराची से, फ़ारूक अहमद साहब हैं वापी इंडिया से, बिलाल साहब हैं कराची पाकिस्तान से, शहजाद एसआर साहब हैं उत्तराखंड हरिद्वार इंडिया से, और चौधरी मोहम्मद अबू हमदान गुजरांवाला पाकिस्तान से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।